हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है द करंट अफेयर शो में। आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि हम लोग अपने पीडीएफ करंट अफेयर्स में क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें फ्री पीडीएफ मटेरियल आपको मिलता है। द हिंदू के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में जानकारी आवश्यक है आप लोगों के लिए, वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। यूपीएससी प्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प मिलती है। ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे सेशन, ये सारे लेक्चर्स अच्छे लगते होंगे और अपने सुझाव और अपने कमेंट्स भी आप दे सकते हैं। चलिए आज की पहले कुछ आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं किनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो एक डीयू में विकसित भारत रन जो है 8 मई को जो है आयोजित किया जाना है, जिसके बारे में कुछ बातें होंगी, जिसमें वहाँ के कुछ ऑफिशियल्स, कुछ एकेडमिक्स बोल रहे हैं कि इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो ऐसे समय में अगर सरकार इस तरीके का कोई काम कर रही है तो वो पूरी तरीके से गलत है, तो उसको बंद करवाना चाहिए। दूसरा है वैल्यू ऑफ आवर वोट इज जीरो, मतलब कि महाराष्ट्र के कुछ आदिवासी लोग हैं, वहाँ के आदिवासी कैंडिडेट, वो बोल रहे हैं कि हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है। उस बारे में भी कुछ बातचीत होगी। अरावली रेंज में इलीगल अवैध माइनिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उस बारे में भी बातचीत करेंगे। और एग्जोटिक प्लांट जो कि उनके हटाने से वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके फूड के लिए सिक्योरिटी उपलब्ध हो सकती है, इस बारे में एक रिसर्च आई है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। और पीएम जय योजना, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके कुछ डिजाइन के बारे में बातचीत होगी, किस तरीके से उसको डिजाइन किया जाए और कैसे डिजाइन हुआ, जो सफल रहा या असफल रहा, उस बारे में बातचीत होगी। और वाई आर इंडियन स्पाइसेस फेसिंग द हीट, मतलब भारत में कुछ मसालों का जो व्यापार है, कुछ कंपनियां हैं जिनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो अपने मसाले के कंपोजिशन में कुछ केमिकल मटेरियल्स मिलाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं, उस बारे में बातचीत की जाएगी। लिक्विड नाइट्रोजन और इसकी डेंजरस एलिमेंट्स और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाएगी। जैसे कि तमिलनाडु में एक हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चे ने लिक्विड नाइट्रोजन के साथ लगे हुए बिस्किट को खा लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस बारे में भी बात होगी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय। और कंप्यूटर साइंस के कुछ पहेलियों के बारे में बात करेंगे। एक पी एंड पी एन थियरी होती है, उस बारे में बातचीत की जाएगी, वो किस तरीके से हेल्थ सेक्टर को हेल्प कर सकती है। तो इन सारे मुद्दों के बारे में बहुत ही डिटेल्स हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। और पहला ही आर्टिकल आपके सामने है, कंप्यूटर साइंस क्वांटम दैट कुड ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मामला समझिए कि आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसमें कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम आज के ज़माने में आप देखेंगे, बड़े बड़े जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी मशीन्स का उपयोग किया जाता है, और ऑटोमेटेड मशीन होती हैं जो खुद बताती हैं कि किस जगह चीर फाड़ करनी है, कैसे करनी है। मतलब डॉक्टर्स को बहुत हेल्प मिलती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर साइंस है वो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, और आगे और कितना योगदान दे सकता है, इसी बारे में बातचीत होगी। ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा समझते हैं। आर्टिकल में दिया गया है कि 17th सेंचुरी में एंटोनी मान लिवेनहाफ्ट नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल्स की खोज की थी। ठीक है, उससे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने तो सेल खोज दी, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज पहले की थी, लेकिन उन्होंने जो सेल खोजी थी वो तो मरी हुई थी, डेड सेल थी। ठीक है, लेकिन एंटोनी वन लिवेनहार्ट ने पहली बार फ्री फ्लोटिंग सेल्स की खोज की। और कैसे की, उसके लिए उन्होंने हैंडमेड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, जिसकी मदद से उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, जिससे कि बायोलॉजी के क्षेत्र में, माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। तो उसी के संबंध में एक कहा गया है कि कंप्यूटर साइंस किस तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ी एक हेल्प बन सकता है, बहुत बड़ा मदद कर सकता है। अब इसमें आगे देखिए, वी फेस अ न्यू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन हेल्थ केयर दैट सीम मोर intraceable than others before their inherent complexity and constraint they threaten to impose on resources। ठीक है, तो चलिए एक थ्योरी के बारे में समझते हैं। एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं पी वर्सेज एन पी। ठीक है, पी वर्सेज एन पी। ठीक है, एक प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर साइंस में, एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, जिसमें पी एक ऐसी प्रॉब्लम है, पी एक ऐसी समस्या है जो बड़े आसानी से सुलझा ली जाती है। ठीक है, पी ऐसी समस्या है
जो बड़े आसानी से सुलझ जाती है, और जो एनपी है ये थोड़ी सी कठिन समस्या जिसको सुलझाने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो ये दो मामले हैं, इस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में या मैथमेटिक्स के सेक्टर में एक समस्या है जिसको हम बोलते हैं पी और एनपी। ठीक है, पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक प्रकार से कैलकुलेशन का एक तरीका है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आप 17 और 19 का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, जब आप 17 और 19 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़े आसानी से आप इसका आंसर क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसका आंसर जैसे मान लीजिए 323 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उसी की जगह पे आपसे ये पूछा जाए कि दो ऐसी प्राइम नंबर्स बताइए, दो ऐसे प्राइम नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई 323 आएगा, मतलब जिनको मल्टीप्लाई करने पर 323 आएगा, तब आप इस आंसर को निकालने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, या ये आंसर देने में आपको मुश्किल होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की जो समस्याएं होती है कंप्यूटर साइंस में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एनपी। ठीक है, अब हेल्थ सेक्टर में इसका किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, कैसे इसका योगदान होगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हेल्थ सेक्टर में भी होती हैं जो जिनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे दो प्रकार की समस्या हो सकती है, एक तो प्राइमरी केयर हुआ, प्राथमिक केयर हुआ, और दूसरा सेकेंडरी सेकेंडरी और टर्शियरी केयर होता है। ठीक है, और सेकेंडरी और टर्शियरी केयर में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होने से संबंध है, जैसे मान लीजिए टर्शियरी केयर में ही मान लीजिए किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, कैंसर का ट्रीटमेंट करना है और वो अपने थर्ड स्टेज में चल रहा है, तो क्या क्या निर्णय लिया जाए, किस डॉक्टर से उसको मिलवाया जाए, कौन सी दवाइयाँ दी जाए, और क्या शेड्यूल रखा जाए, ये तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर इन समस्याओं को हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रस्तुत करें, जैसे कंप्यूटर साइंस की भाषा में, कंप्यूटर किसकी भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा समझता है, तो अगर हम इनको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें और हम क्या करें कि हमको पता ही है कि एन पी जो है वो थोड़ी ज्यादा मुश्किल समस्या होती है और पी थोड़ी आसान, तो हम क्या करें कि पी इक्वल टू एन पी कर दें। मतलब हम क्या करें, कुछ ऐसा जुगाड़ या कुछ ऐसा सुझाव या कुछ ऐसी सोल्यूशन थियरी निकालें जिससे कठिन समस्या हम थोड़ी आसान बना लें। ठीक है, कठिन समस्या क्या कर लें, आसान बना ले, तब जाकर के हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये मेन मुद्दा है। अब हेल्थ केयर में कौन कौन से ऐसे इशूज हैं जिनको हम मानते हैं कि वो थोड़ी मुश्किल समस्या है, या इनको हम एनपी समस्या मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज में पहला आ गया शेड्यूलिंग इन द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल अपने आप में खुद ही एक बड़ी संरचना होती है, उसमें तमाम प्रकार के मरीज होते हैं, तो किसको किस तरीके से शेड्यूल करना है, कब किसका ऑपरेशन करना है, किस तरीके से उसकी मेडिकेशन चलानी है, ये अपने आप में बड़ी समस्या होती है। दूसरा होती है असाइनिंग डॉक्टर्स, डॉक्टर का असाइनमेंट, कि कब किस डॉक्टर को किससे मिलना है, किसको ऑपरेशन करना है। ठीक है, तीसरी मामला हो गया नर्सेज का, मतलब नर्सेज की शिफ्टिंग की, किस शिफ्ट में किसको काम करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ये एक तरीके की समस्याएं हैं। और बुकिंग ऑपरेशन थिएटर्स, बुकिंग ऑपरेशन थिएटर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब किसका ऑपरेशन होगा, कब बुक किया जाएगा ऑपरेशन थिएटर। और खास करके ऑपरेशन थिएटर बुक क्यों होता है, सर्जरी के लिए होता है, सर्जरी करने के लिए इसको बुक करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी समस्याएं हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग पेशेंट्स अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये कुछ मूलभूत बड़ी समस्याएं हैं हॉस्पिटल सेक्टर की। ठीक है, ये कुछ बड़ी समस्याएं हैं। अब क्या किया जाए कि इन समस्याओं को हम अच्छे से इनका निवारण कर सकें। ठीक है, तो समस्याओं का अगर अच्छे से निवारण करना होगा तो उसके लिए हमें
एनपी प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंट्रिकेट पजल्स, इंट्रिकेट पजल्स, मतलब काफी उलझा हुआ मामला है। पजल्स वैसे पहेली जो है उलझी होती है, इंट्रिकेट मतलब बहुत मुश्किल, ठीक है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे अगर हमको सबको सेट करना है तो हमको सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा स्टाफ अवेलेबिलिटी, कि उस हॉस्पिटल में कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग उपस्थित हैं, ठीक है। दूसरी चीज अर्जेंसी ऑफ मेडिकल केसेस, मतलब कितना अर्जेंसी का केस है, ठीक है। तीसरा है पोटेंशियल चेंजेस, पोटेंशियल चेंजेस जिनको आप बोलते हैं इमरजेंसी केसेस, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे इमरजेंसी केसेस आते हैं जिसमें सोचने का आपके पास समय नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीजें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम एन को सॉरी पी को एन पी के बराबर कैसे करें। मतलब पी जो है, पी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आसानी से हम सुलझा सकते हैं, ठीक है। पी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम आसानी से सुलझा सकते हैं। और एनपी क्या है, एनपी ऐसी समस्या है जिनको आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता, जिनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, आसानी से सुलझती नहीं है ये, ठीक है। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि हम पी और एन को बराबर कैसे करें, ठीक है, जिससे इनको भी हम आसानी से सुलझाने वाली समस्याओं में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। क्या कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड है जिसके तहत हम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये मामला है, क्योंकि अगर एन और पी बराबर हो गया, एन और एन पी बराबर हो गया, सॉरी पी और एन पी, तो हमारा सारा काम तो हो जाएगा, ठीक है। सारा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसके लिए आप समझिएगा जैसे आज के जमाने में बहुत सारी समस्या है, जैसे एंटीबायोटिक की समस्या है, एंटीबायोटिक्स की, ठीक है। जैसे मान लो हमने अगर ये मामला सपोज करिए कि हमने गणितीय रूप से इन मामलों को गणितीय रूप से व्यक्त किया और P को हमने NP में चेंज कर दिया, मतलब बन गया, तो हमें क्या क्या फायदा हो सकता है इससे। सबसे पहला फायदा होगा एंटीबायोटिक्स, मतलब हेल्थ के सेक्टर में एंटीबायोटिक्स जो रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में हमको पता होगा। और मान लीजिए किसी को कोई एंटीबायोटिक से संबंधित समस्या है, एंटीबैक्टीरियल रोग है, तो हम ये ट्रीट कर सकेंगे कि उसको किस स्टेज का रोग है और उसके लिए कौन से स्टेज की दवा चलाई जाए। जैसे डॉक्टर को ये अंदाजा लग जाएगा कि इस पेशेंट को हमें स्टेज 3, थर्ड स्टेज के एंटीबायोटिक देने की जरूरत है, ठीक है, थर्ड स्टेज के एंटीबायोटिक देने की जरूरत है। तो ये कैसे हल हुआ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल समस्या थी जिसको आसानी से सुलझा दिया गया, कैसे, मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से उसको हमने क्या कर लिया, आसानी से सुलझा लिया, ठीक है। अब दूसरा चीज समझिए, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, ऐसी एंटीबायोटिक्स को खोजेंगे जिनको हम पहले से जानते हैं कि जिस बैक्टीरिया ने अटैक किया है, जिस बैक्टीरिया ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, उसका जीनोम का सिस्टम क्या है, ठीक है, उसका जीनोम का मतलब उसके जो जीन्स हैं, उनके जो जीन्स हैं उनका क्या पैटर्न है, उसी हिसाब से हम नई एंटीबायोटिक खोजेंगे। उसी हिसाब से क्या करेंगे, नई एंटीबायोटिक खोजेंगे जो कि पेशेंट के पेशेंट के हेल्थ आउटपुट में बढ़ोतरी करेगा, हेल्थ आउटपुट में क्या करेगा, इजाफा करेगा। हेल्थ आउटपुट में इजाफा करने का मतलब क्या होता है, उसकी हेल्थ को जल्दी से सुधारा जा सकता है, ठीक है। क्या करेंगे, उसके हेल्थ को जल्दी से सुधारा जा सकता है और डॉक्टर प्रभावी दवा दे सकता है, क्या कर सकता है, प्रभावी दवा दे सकता है, इतना फायदा होगा, ठीक है। अब आगे समझिएगा, और जब प्रभावी दवा डॉक्टर दे सकता है, दे देगा, तो उससे क्या होगा, मरीजों के हेल्थ में बहुत जल्दी सुधार होगा, मरीजों के हेल्थ में क्या होगा, सुधार होगा, ये सबसे बड़ा फायदा होगा। अब जैसे कैंसर का आप वो कर लें, कैंसर का अगर एग्जाम्पल लें, तो कैंसर क्या है, कैंसर अपने आप में एक जटिल रोग है, ठीक है, जटिल रोग है जिसका इलाज भी बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं, बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन मतलब क्या, उत्परिवर्तन, मतलब इसके जीन्स में बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं।
तो ऐसे म्यूटेशंस को, ऐसे उत्परिवर्तन को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हो गया, यह अपने आप में एक कौन सी समस्या हो गई, यह एक अपने आप में एनपी समस्या हो गई। एनपी समस्या मतलब क्या होता है, जटिल समस्या। क्या है, कंप्यूटर की भाषा में एक जटिल समस्या, मतलब इसका निवारण थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, जटिल समस्या है। अब इसको हम कैसे करेंगे, जब किसी कैंसर कैंसर मरीज का इलाज किया जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं उनमें, जैसे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, दवाओं का मिश्रण, कंपोजिशन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, दवाओं का क्या है, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। थेरेपी होती है, क्या होती है, उनकी थेरेपी होती है, थेरेपी होती है। और बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हम अगर कोई ऐसी प्रणाली विकसित कर लें जो इस एनपी समस्या को पी समस्या में बदल दे, मतलब आसान बना दे, इसको इसको समझना क्या कर दे, आसान बना दे, तो हम क्या करेंगे, आसानी से इसका इलाज कर सकेंगे। और इसका इलाज करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। हालांकि ये सारा काम करने के लिए, इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमको आंकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना आंकड़ों के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें क्या पड़ेगी, आंकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज का इलाज या किसी चीज का उत्तर ढूंढते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसके आंकड़ों के बारे में जानकारी, कि हमको कितनी जानकारी है उनके आंकड़ों के बारे में, ठीक है। अब ये सारी समस्याएं कौन सी समस्याएं, अब कैंसर का इलाज करना अपने आप में कौन सी समस्या हो गई, एनपी समस्या हो गई, ठीक है। अगर एनपी समस्या आपको ना समझ में आई हो तो उसको समझिए बस जनरल लैंग्वेज में, पी क्या है, पी आसान कोई सवाल है, पी क्या हो गया आपका, पी बहुत आसान सवाल हो गया। और एनपी क्या है, कठिन सवाल जिसका उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 17 × 19 अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप आसानी से 323 बता देंगे। और अगर आपसे मैं पूछ लूं कि 323 को किन दो प्राइम नंबर से गुणा करोगे कि 323 आ जाए, तब तुम सोचोगे, ठीक है, तब थोड़ा मुश्किल होगा क्वेश्चन का आंसर देना। तो ये एनपी समस्या हो गई, ठीक है। तो कंप्यूटर की भाषा में पी और एनपी समस्याएं होती हैं, ठीक है, ये मामला है। अब आगे समझिएगा कि अगर इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं उनके संबंध में भी ये बात किया जाए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में। तो इंश्योरेंस कंपनियां आखिर होती क्या है, इंश्योरेंस देती हैं, लाइफ, खास करके जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस का काम करती हैं। तो उनके लिए भी थोड़ी जटिल समस्या ये है, उनके लिए जटिल समस्या क्या है, उनके लिए जटिल समस्या आप समझ सकते हैं कि जो प्रीमियम वो देती हैं अपने ग्राहकों को, जो प्रीमियम प्रदान करती हैं अपने ग्राहकों को, उसमें तरह तरह की स्थिति होती है। जैसे एक तो ग्राहकों की उम्र अलग है, ठीक है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति अलग है, ग्राहकों के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, अलग है, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो गई, उनकी जो जीवनचर्या, जिसको आप लाइफ स्टाइल कहते हैं, जीवनचर्या जो है वो भी अलग है। तो सबके जीवन की स्थिति अलग अलग है, तो सबके जीवन की स्थिति अलग है, तो लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम होगा वो भी अलग अलग ही होगा। तो ये सब निर्धारित करना क्या है, ये सब निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। क्या है, बहुत मुश्किल काम है। और जब निर्धारित करना मुश्किल होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एनपी समस्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एनपी समस्या बोलते हैं। तो अब इस समस्या को अगर हम क्या कर लें, पी में चेंज कर लें, पॉलिनोमियल, अगर इसको हम नॉर्मल में चेंज कर लें तो हमारे लिए बड़े आसानी से तय कर लेंगे हम किसको कौन सा प्रीमियम देना है, ठीक है। अब जैसे भारत में बहुत सारी हेल्थ योजनाएं चलती हैं, जैसे एक आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना भी है। उसमें भी हम इस थियरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये आयुष्मान भारत योजना जो है उसको कहाँ कहाँ दिया जाए तो आसानी से वो यूज होगी। जो हमारा वो है मोटो, क्या है हमारा मोटो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मोटो है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो मोटो है उसको भी हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है। उसको हम इस हेल्प की मदद से, इस कंप्यूटराइज्ड रिप्रेजेंटेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी गंभीर समस्याओं को हल करके हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों पर जो दबाव पड़ता है, हमारे संसाधनों पर जो दबाव पड़ रहा है उसके दबाव को भी कम करते हैं, क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये एनपी और पी की जो समस्या है उससे हमको ये फायदा होने वाला है, ठीक है।
अब आगे समझिएगा। आगे क्या मामला है कि इससे, जैसे ये सब तो आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा फायदा हो जाएगा, अगर हम पी और एनपी को बराबर कर दिए तब तो हमारा बड़ा फायदा होगा, बहुत सारे काम को हम बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन एक ये भी दिक्कत है कि आखिर ये हो जाएगा तो ड्रॉबैक्स भी तो इसके हो सकते हैं कुछ। ड्रॉबैक्स मतलब कमियां भी तो हो सकती हैं इसकी। कमियां क्या हो सकती हैं समझिएगा। कमियां ऐसी हो सकती हैं, सोचिए कि इतना बड़ा खोज अगर हो जाए, पी और एनपी बराबर हो जाए, ये मैथमेटिकल और जो कंप्यूटर साइंस समस्या ये बराबर हो जाए, तो जो इंक्रिप्शन सर्विसेज होती है, मतलब जो प्राइवेसी होती है लोगों की, वो भंग नहीं हो जाएगी। जैसे व्हाट्सएप है, आज के ज़माने में व्हाट्सएप हैक करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। व्हाट्सएप हैक करना है, किसी की प्राइवेसी ब्रीच करना मुश्किल है, तो इसको हम कौन सी समस्या बोलेंगे? एनपी। अब एक समय आएगा एनपी को हम बराबर कर दिए पी से, मतलब इस कठिन समस्या को हमने आसान बना दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि व्हाट्सएप हैक करना क्या हो गया? इसका मतलब व्हाट्सएप हैक करना आसान हो गया। तो इसका मतलब प्राइवेसी की समस्या आएगी नहीं, इंक्रिप्शन प्रॉब्लम आएगी। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन क्या होता है? जैसे जब आप अपना व्हाट्सएप चलाते हैं तो उस पे जो ही किसी को आप पहला मैसेज खोलते हैं तो इसमें लिखा रहता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका मतलब ये होता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं व्हाट्सएप से, आपके अलावा और उस व्यक्ति के अलावा कोई तीसरा जो है इस प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर रहा है, कोई तीसरा जो है आपको देख नहीं रहा है। इसी को बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। तो इस ये जो इंक्रिप्शन है, इसका डीक्रिप्शन बहुत मुश्किल चीज है। इसका डिक्रिप्शन करना बहुत मुश्किल है। तो ये कौन सी समस्या है? ये एनपी समस्या है। लेकिन आने वाले भविष्य में अगर एनपी को हम पी कर दिए तो इसका मतलब किसी को आसानी से हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, और जब किसी को आसानी से डिक्रिप्ट कर दिया हमने तो इसका मतलब है उसकी प्राइवेसी क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। इसलिए हमें क्या दिक्कत आएगी? हमें भविष्य में आएगी डिजिटल सिक्योरिटी की समस्या। क्या आएगी? डिजिटल सिक्योरिटी की समस्या आएगी। तो हमारा ड्रॉबैक क्या हो जाएगा? कंप्यूटराइज सिस्टम ही सब पूरी दुनिया में चल रहा है, तो क्या समस्या आने वाली है? डिजिटल सिक्योरिटी की समस्या रहेगी, ठीक है। ये आज का जो है आपका आर्टिकल था, ठीक है। अब चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। चलिए समझते हैं कुछ लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में। बहुत ही खतरनाक एक प्रकार की ये एलिमेंट है। इसका यूज भी होता है लेकिन ये मिसयूज भी हो सकती है और नुकसान भी बहुत भयंकर तरीके से कर सकती है। तो चलिए लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में कुछ समझते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड्स ड्रा तमिलनाडु आयर येट अगेन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जानकारी पहले, एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक हिस्ट्री स्टोरी जो है तमिलनाडु की कहानी, उसके बारे में समझ लीजिएगा। उसी से ये आर्टिकल जो है एक प्रकार से ये पैदा हुआ आर्टिकल। ये इसने द हिंदू में अपनी जगह बनाई है आर्टिकल में। कैसे? एक हफ्ते पहले की बात है कि एक बच्चा था। एक बच्चा जो है दुकान पर अपने पिताजी के साथ गया था, अपने फादर के साथ गया हुआ था, और वहां पर कई लोग थे दुकान पर। तो वहां उस बच्चे को क्या किया, एक बिस्किट जो है, एक बिस्किट खिलाया गया जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन मिला हुआ था, ठीक है, जिसको LN2 बोलते हैं आप, लिक्विड नाइट्रोजन। अब ज्यों ही उस बच्चे ने लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया, तुरंत ही वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद उसकी डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ये मामला बहुत अपने आप में सीरियस है ही, कि मतलब एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से। अब ये मामला पैदा हो जाता है कि आखिर उस दुकान वाले ने लिक्विड नाइट्रोजन कैसे यूज किया और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे लोगों को दे रहा है। एक सिक्योरिटी कंसर्न है अपने आप में, अवेयरनेस की भी कमी है, क्योंकि ठंडे के चक्कर में लोग अपनी जो है जान जो है वो गंवा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए लिक्विड नाइट्रोजन की क्वालिटी क्या है कि यह -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। इसका जो तापमान कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस है। और इसका, या इसको बोल सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है, उबलने का जो पॉइंट है कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप -321 फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, ठीक है। और 77 केल्विन, -321 फ़ारेनहाइट और 77 केल्विन, ठीक है।
अब लिक्विड है क्या? लिक्विड नाइट्रोजन है, एक इनर्ट गैस है, मतलब किसी से क्रिया नहीं करती है। कलरलेस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है। ऑर्डरलेस है, मतलब इसमें गंध नहीं है, गंधहीन है। क्या है? गंधहीन, रंगहीन और अक्रिय, इनर्ट। ठीक है। क्रायोजेनिक फ्लूइड, क्रायोजेनिक मतलब ऐसे ऐसे फ्लूइड, ऐसे लिक्विड जिनका तापमान -150 डिग्री से कम हो, उनको हम क्रायोजेनिक बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इनका यूज क्या होता है। जो लिक्विड नाइट्रोजन है, इसका हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो क्रायोथेरेपी इसका यूज होता है। जैसे हमारे फेस से कुछ स्किन जो है, स्किन हटाने के लिए हम क्रायोथेरेपी का यूज करते हैं। क्रायोथेरेपी में हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, द्रव नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? फ्रीजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट। जो फूड प्रोडक्ट है उनको फ्रीजिंग मतलब उसको ठंडा रखते हैं और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, क्योंकि इतना कम तापमान रहता है कि इतने कम तापमान पर माइक्रोब्स जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो एक्टिव ही नहीं रह पाएंगे, तो वो इसको खराब नहीं करते हैं, मटेरियल को, खाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, खराब नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? कूलिंग ऑफ सुपर कंडक्टर्स, वैक्यूम पंप। जैसे कि वैक्यूम पंप जो है उसको भी ठंडा रखता है। एंड अदर इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट को क्या करता है, ठंडा रखता है। क्राई प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड, जो खून होता है उसका क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। इसका मतलब क्या हो, -150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। ठीक है। दूसरा, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल, जैसे कि एग, स्पर्म, एनिमल जेनेटिक सैंपल, इन सब चीजों का क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है। और उस किसकी मदद से होता है, लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से। मतलब ये इतनी ठंडी रहती है कि इसमें हम बहुत सारी चीजें रखते हैं जिस पर माइक्रोब या सूक्ष्म जीव जो है काम नहीं करते, माइक्रोब्स काम नहीं करते, एक्टिव नहीं होते, तो उन सब चीजों को खराब नहीं कर सकते। ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीजें खराब होती हैं उनको खराब करने का जिम्मेदार कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। तो इतने कम तापमान पर सूक्ष्म जीव एक्टिव होंगे ही नहीं, तो खराब कैसे करेंगे। क्योंकि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना, जब इसमें से धुआं ऐसे ऐसे करके निकलता है, स्मोक, तो जहां जहां जाता है ये ऑक्सीजन को वहां से हटा देता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। और जब ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है तो रिएक्शन होगा नहीं किसी प्रकार का, और ये खुद तो रिएक्शन करता नहीं है। इसलिए वहां पर क्या हो जाते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो किसी भी चीज को गंदा भी नहीं कर पाते। ठीक है। क्रायो सर्जरी में भी यूज किया जाता है। क्रायो सर्जरी मतलब जो डेड सेल होती है हमारे ब्रेन की जो डेड डेड सेल्स हो उनको निकालने में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। क्विक फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगर पानी को जल्दी से ठंडा करना हो, या पाइप पाइप को बहुत ठंडा कर दें, क्यों, क्योंकि अगर पाइप को बहुत ठंडा कर देंगे तो पानी जो है जाम हो जाएगा, वहां का रुक जाएगा। उससे जो वर्कर्स हैं पाइप पर काम करने वाले, उनको थोड़ी आसानी मिल जाती है। ठीक है। अब लिक्विड नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इनका कितना होता है, इनका 14.01 ग्राम पर मोल होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -195.795 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -210 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी कितनी होती है, 1251 ग्राम पर लीटर। और अपीयरेंस कितना होता है, एक कलरलेस गैस जैसी दिखाई पड़ती है, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है। ये तो पूरा आपका लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में जानकारी हो गई। और ये खतरनाक होती है, इसलिए तमिलनाडु की सरकार ने इसके बारे में जो है सोचने की बात की है। ठीक है। सोचने की बात करने का मतलब है कि इनका यूज खाने में ना किया जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक काम करती हैं, बहुत ही डेंजरस हो सकती हैं। ठीक है। ये पूरा मामला है। और अक्सर जो शेफ हैं, खाना बनाने वाले शेफ हैं, या बहुत सारी कंपनियां जो अपना प्रोडक्ट जो है बेचती हैं फूड का, वो भी अपने फूड प्रोडक्ट में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करती हैं। और जो शेफ जो होते हैं वो खाने को क्या स्वादिष्ट बनाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है। अभी हाल ही में घटना घटी जिसमें बच्चे की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है वहाँ की सरकार और बहुत सारे मीडिया जो है इन इन खबरों को जो है बनाने लगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में जागरूकता हुई। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला मामला क्या है, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, अगले मामले को। देखिए, इसमें दिखाया गया है कि क्या खतरा हो सकता है लिक्विड नाइट्रोजन से। लिक्विड नाइट्रोजन से क्या क्या खतरा हो सकता है। पहली बात क्या हो सकती है,
एसपी एस्फिजिएशन हो सकता है। एस्फिजिएशन मतलब एक ऐसा समय, एक ऐसा स्टेट जिस टाइम पर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ये जहां भी जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन की खासियत होती है, जब इसका स्मोक निकलता है, मैंने बताया कि जहां जहां जाती है ऑक्सीजन क्या कर देती है, ऑक्सीजन को कम कर देती है। तो एस्फिक्सिएशन का स्टेट आ जाता है। कोल्ड बर्न, कोल्ड बर्न मतलब क्या होता है, अगर ये आपकी स्किन से टच हो गई तो आपकी स्किन के जो टिश्यूज हैं उनको मार देती है, टिश्यूज आपके मर जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं कोल्ड बर्न। ठीक है, मतलब आपका अंग क्या हो सकता है, निष्क्रिय हो सकता है। इसलिए मना किया जाता है कभी भी लिक्विड नाइट्रोजन को खाली हाथ, मतलब हाथ से मत टच करिए प्लीज, उसको ग्लव्स वगैरह पहनकर टच करिए। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कोल्ड बर्न हजार्ड क्रायोजेनिक लिक्विड अप्रोप्रिएट पीपीई मस्ट बी रॉन्ग व्हेन सर्विसिंग दिस इक्विपमेंट। क्या लिखा हुआ है, लिक्विड नाइट्रोजन डू नॉट टच एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी है। लिक्विड नाइट्रोजन यूज पोटेंशियल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हजार्ड। यहाँ लिखा हुआ है डेंजर नाइट्रोजन एस्फिक्सिएशन, मतलब कि ऑक्सीजन क्या हो सकता है, कम हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिक्विड नाइट्रोजन, यहाँ पर आप जो है सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते। क्यों क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि बहुत खतरनाक ज्वलनशील होती है, आग लगने का खतरा रहता है लिक्विड नाइट्रोजन से। ठीक है, ये सारी चीजें। आगे क्या है, और फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट मतलब अत्यधिक ठंडे की वजह से आपका जो शरीर का अंग है, जहां जहां यह लिक्विड नाइट्रोजन आपके शरीर से टच होगा, आपके अंगों को क्या कर डालेगा, निष्क्रिय कर डालेगा। फायर इन ऑक्सीजन इन रिच एटमॉस्फेयर, ऐसी जगह है जहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, वहां पर आग भी लग सकती है लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से। प्रेशर बिल्डअप आइस प्लग फॉर्मेशन, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाती है, आइस प्लग का जो है ये फॉर्मेशन करती है। ये सारी खतरे जो है लिक्विड नाइट्रोजन के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बातचीत करते हैं। ये मुद्दा है, इसमें बताया जा रहा है कि वाई आर इंडियन स्पाइसेस फेसिंग हीट, मतलब भारत में जो मसाले हैं वो दुनिया भर के देशों में रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, उनको रिजेक्शन मिल रही है। अभी हाल ही में सिंगापुर सिंगापुर हांगकांग, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट जैसे देशों में इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इनके मटेरियल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसी के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है। एटलीस्ट 5 countries इंक्लूडिंग सिंगापुर, हांगकांग एंड यूनाइटेड स्टेट हैव अनाउंस्ड एन इन्वेस्टिगेशन into possible contamination of spice mix sold by, कौन कौन ब्रांड है भारत के, एमडीएच का नाम आपने बड़े अच्छे से सुना होगा, एमडीएच ब्रांड। ठीक है, दूसरा आपने एवरेस्ट सुना होगा, और रोज इसी मसाले का यूज भी आप करते होंगे, एवरेस्ट का। ठीक है, और इनको क्या किया जा रहा है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जो है बिठाई जा रही है कि आखिर इनमें इनमें कोई एक खतरनाक केमिकल मटेरियल है जिसको आप बोलते हैं एथिलीन, क्या बोलते हैं, एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं। उसकी उपस्थिति की वजह से क्या हो रहा है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब एथिलीन ऑक्साइड क्या है, यह एक टॉक्सिक मटेरियल है जो कि फूड स्टेबलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए, और ये यूज होता है परमिसिबल लिमिट में, मतलब एक परमिसिबल लिमिट, जितना परमिशन दिया गया है उतने में ही इसका यूज किया जाता है। लेकिन अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट, मतलब जितनी लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा ही यूज कर रही है ईटीओ। और ईटीओ क्या है, बहुत खतरनाक गैस है, एथिलीन ऑक्साइड है, जो कि फूड स्टेबलाइजर का यूज करता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये बनाया क्यों गया था, इसका निर्माण हुआ था पेस्टिसाइड के रूप में। ठीक है, सोचिए, पेस्टिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ, निर्माण हुआ था, और आज कहाँ यूज हो रहा है, आज यूज हो रहा है ये मसालों में। हम लोगों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है हमारे हेल्थ को लेकर के, आप इसके बारे में थोड़े से भी अवेयर नहीं है कि एक पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है किसमें, फूड स्टेबलाइजर के रूप में। ठीक है, आगे समझिएगा। अब ये एक खतरनाक मटेरियल है, इस मटेरियल को जब अमेरिका, हांगकांग और सिंगापुर में डिटेक्ट किया गया तो वहां पर क्या कर दिया गया, वहां पर इनको बैन कर दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये मामला है पूरा, आगे समझिएगा। द डोमिनो फर्स्ट सुक अप्रैल 5 when Hong Kong Center for Food Safety suspended the sale of 3 MDH spice, मतलब एमडीएच के 3 स्पाइस ब्रांड को जो है क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। पहला चीज, मद्रास करी पाउडर को रोक दिया गया, सांभर मसाला को जो है रिजेक्ट कर दिया गया,
और एवरेस्ट फिश करी मसाला को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड का हाई मात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा था। एथिलीन ऑक्साइड के हाई यूजेस दिखाए जा रहे थे, इस वजह से क्या कर दिया गया, इनमें इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद सिंगापुर ने एक ऑर्डर रिकॉल किया जिसमें एवरेस्ट स्पाइस मिक्स स्टेटिंग दैट द यूनिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अब आगे देखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं मामले को, कि एथिलीन ऑक्साइड जो होता है, एथिलीन ऑक्साइड जो है, इसको मैंने क्या बताया, यह एक केमिकल है जो कि फूड स्टेबलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। फूड स्टेबलाइजर, इसका मतलब क्या होता है, फूड की सेल्फ लाइफ जो है बढ़ाने का काम करता है, मतलब वो कितने दिनों तक सही रह सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फूड सेल्फ लाइफ बढ़ाना। ठीक है, और इसका यूज करते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, C2H4O। ठीक है, तो ये मामला है। अब ये अत्यधिक अगर मिल रहा है उस मसाले में तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत ही खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट, हांगकांग और सिंगापुर ने क्या कर दिया, इस पर बैन कर दिया। ठीक है, अब भारत ने भी जो है, भारत का जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, भारत का जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने भी इस पर जो है रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है, और उसने कहा है कि अब जितने भी मसालों के निर्यातक हैं, वो सब जो भी निर्यात करेंगे, उनके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी अच्छे से जांच की जाएगी, उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, उनकी सबसे पहले क्या है, जांच करवानी पड़ेगी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ठीक है, और निर्यातकों के साथ काम करके क्या करेंगे, एक्सपोर्टर के साथ काम करके पता लगाएंगे कि आखिर दिक्कत क्या है। ठीक है, उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब एमडीएच जो मसाले का बहुत महत्वपूर्ण ब्रांड है, भारत में एक बड़ा ब्रांड माना जाता है एमडीएच मसाला, इसके ऊपर जो एलिगेशन हांगकांग की सरकार ने लगाया कि इसमें जो है एथिलीन ऑक्साइड की हाई मात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एथिलीन ऑक्साइड की हाई मात्रा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, एमडीएच ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इन पूरे एलिगेशन को क्या कर दिया एमडीएच ने, एक्सेप्ट ही नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और जब अस्वीकार कर दिया तो एमडीएच ने इसके रिस्पॉन्स में ये भी बताया कि भारत में जो FSSAI है, इसने भी इस बारे में कोई नोटिस जो है हांगकांग की सरकार से प्राप्त नहीं की है। ठीक है, कोई किसी प्रकार की नोटिस हांगकांग की सरकार से इसने प्राप्त नहीं की है, तो ये सबसे बड़ा मामला है। ठीक है, अब एक सवाल ये भी है, थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सरकारें हैं जिन्होंने भारत के जो मसालों के प्रोडक्ट हैं उन पर एलिगेशन लगाए। ठीक है, पहला तो आपको बता ही दिया मैंने, वो है हांगकांग और सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट। अब चलिए समझते हैं कि आखिर जो यूज हो रहा है, जो केमिकल यूज हो रहा है, उससे हेल्थ पर क्या इशू आ सकता है, हेल्थ की क्या चुनौतियां हो सकती हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं ईटीओ के बारे में। ईटीओ जो है उसके बारे में समझिए। ये बनाया गया था एज ए पेस्टिसाइड, ठीक, पेस्टिसाइड के रूप में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसका मेन काम क्या था, हालांकि इसका एक और भी काम था, मेडिकल डिवाइसेस जो होती हैं, मेडिकल डिवाइसेस मतलब जो उपकरण होते हैं चिकित्सा के, उनके उनको स्टरलाइज करने के लिए इनको बनाया गया था। मेडिकल डिवाइस को क्या करने के लिए बनाया गया था, स्टरलाइज करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसका मेन यूज ये था। और दूसरा चीज समझिएगा, अभी क्या होता है, अभी बहुत सारी चीजों में इनका यूज होता है, जैसे कि फूड को स्टरलाइज करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फूड को स्टरलाइज का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। स्टरलाइज का मतलब होता है कि जितने भी सूक्ष्म जीव या पैथोजेंस जो कि रोग फैलाते हैं या किसी भी सामान को खराब करते हैं, उनसे बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, हम स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि लुई पास्चर ने एक विधि खोजी थी स्टरलाइजेशन की, जिसको हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण। जैसे अगर दूध को आपको खराब होने से बचाना है तो आप उसका पाश्चुरीकरण कर सकते हैं। एक बार दूध को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करिए और एकदम जल्दी से
बहुत तेजी से उसको क्या करिए, ठंडा कर दीजिए। तो इतना जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, उस टेम्परेचर के डिफरेंस को जो सूक्ष्म जीव हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से पाश्चुरीकरण के द्वारा आप अपने दूध को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ईटीओ जो है वो स्टरलाइज करने का काम करता है। तो इसलिए फूड प्रोडक्ट जो हो गए उनको स्टरलाइज करेगा तो वो थोड़ा ज्यादा समय तक टिक सकते हैं। जैसे कि सूखी सब्जियां हो गई, ठीक है, सूखी सब्जियां हो गई, सूखी सब्जियां हो गई, आलू के चिप्स हो गए, ठीक है, इन सबको स्टरलाइज करके उनकी सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ाई जाती है। सेल्फ लाइफ मतलब कितने दिनों तक वो चल सकते हैं बिना खराब हुए, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ लाइफ। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब ये कहा गया था ये कहा गया कि जो ईटीओ है, जो ईटीओ है, ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, अगर इसको हम अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे, इसका हम अधिक मात्रा में अगर प्रयोग करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। एक तो नुकसान ये होगा कि कैंसर हो सकता है, जो भी इसका यूज करेगा उसको क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है उसका, एथिलीन ग्लाइकोल। एक कंपाउंड पाया जाता है जो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर पैदा करने वाला, कार्सिनोजेनिक। ठीक है, तो अगर हम एथिलीन ऑक्साइड का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो उसका हमें क्या नुकसान होगा, कार्सिनोजेनिक मटेरियल से जो है हमें कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा इसका जो लॉन्ग टर्म असर पड़ता है हमारे हेल्थ पर, स्टार्टिंग में तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में एक असर पड़ता है जिससे हमको लिम्फोमा जैसे कैंसर हो सकते हैं। लिम्फोमा एक बहुत ही खतरनाक कैंसर होता है। लिम्फोमा हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है। लिम्फोमा कैंसर मतलब लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट सेल जो कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा के लिए, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसी सेल्स में जो है कैंसर हो जाता है तो हम इनको बोलते हैं लिम्फोमा। और ल्यूकीमिया मतलब ल्यूकोसाइट में, ल्यूकोसाइट में जब कैंसर होता है तो हम इसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। तो ये पूरा मामला था आपका जो है ईटीओ का। ठीक है, अब एक मामला छोटा सा देखा, छोटा सा नहीं बहुत एक बड़ा मामला देखा गया कैमरून नामक देश में। कैमरून नामक देश में जहां ये बताया गया कि इंडियन मेड कफ सिरप में एक जो है वो पाया जाता है केमिकल जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है उसका, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसके द्वारा कैमरून नामक देश में तकरीबन 300 बच्चों की मृत्यु हो गई। कितने बच्चों की, 300 बच्चों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसकी भयावहता, इसका इसका जो है अफेक्ट कितना खतरनाक है इससे आपको पता अंदाजा लग सकता है। एथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से तकरीबन 300 बच्चों की मृत्यु कैमरून देश में हो गई। ठीक है, ये पूरा आपका मामला हो गया स्पाइस का। ठीक है, और एक और थोड़ी सी खतरनाक बात है भारत के बारे में। भारत की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, जो प्रतिष्ठित कंपनियां जिनको आप डेली डेली बेसिस पे जिनका आप सामान यूज करते हैं, जैसे कि एक कंपनी का नाम है रामदेव। ठीक है, रामदेव हो गया, एमडीएच कंपनी हो गई, एमटीआर कंपनी हो गई, ठीक है, एवरेस्ट कंपनी हो गई, ये सारी मसाला की कंपनियां हैं। ठीक है, तो रामदेव की जो कंपनी है ना, उसको यूनाइटेड स्टेट ने उसके 3 प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। 30 प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया है। एमडीएच के 19 प्रोडक्ट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एमटीआर के 7 प्रोडक्ट को क्या है, रिजेक्ट कर दिया। और एवरेस्ट के तकरीबन 5 प्रोडक्ट को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और इन सारे प्रोडक्ट्स में ये देखा गया है कि साल्मोनेला नाम का एक खतरनाक पैथोजन पाया जाता है, पैथोजन पाया जाता है जिससे साल्मोनेला नामक एक बीमारी फैलती है जिसको आप फूड पॉइजनिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, और सारे प्रोडक्ट में ये पाया गया है साल्मोनेला। ठीक है, तो इन सारे प्रोडक्ट को क्या कर दिया गया है, इन सारे प्रोडक्ट को 2023 में ही इसको यूएस ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, आगे दिखेगा सितंबर 2019 में एमडीएस सांभर मसाला, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि प्रोडक्ट में कंटामिनेट या साल्मोनेला पाए गए थे।
एवरेस्ट का जो गरम मसाला है उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। मैगी का आप मसाला खाते होंगे जिसको मसालाए मैजिक कहा जाता है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल है इस बारे में भारत ने कौन से कदम उठाए हैं, क्योंकि भारत की सारी कंपनियां उनको विश्व के बहुत बड़े देशों में जो है रिजेक्ट किया जा रहा है। तो भारत इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, या भारत का अपना क्या रिस्पॉन्स करने का फर्ज बनता है, उसके बारे में समझिएगा। तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने मामले की जांच शुरू कर दिया। ठीक है, और हर प्रोडक्ट की जो है जांच उसको अनिवार्य कर दिया गया है। प्रोडक्ट की जांच जो है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ये बात समझिएगा। दूसरी चीज, कंटामिनेशन को जो प्रिवेंट करने के जो है सर्कुलर जारी किए गए। कंटामिनेंट मतलब ऐसे, इसमें जो पदार्थ पाए मसाले में, जो कंटामिनेशन फैलाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको कम करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसको आप सर्कुलर भी बोलते हैं। गाइडलाइन या सर्कुलर जारी किए गए। ठीक है, ये मामला समझिए। अब क्या समस्याएं हैं भारत में, आखिर इतनी ज्यादा समस्याएं क्यों आ रही हैं, आखिर दुनिया के अलग अलग देशों में इन मसालों को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, भारत में क्या ऐसी व्यवस्था है और कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से इतने बड़े स्तर पर चूक हो रही है और ये बहुत भारी गलती साबित हो सकती है भविष्य के लिए। तो उसके बारे में समझिएगा। पहली बात तो भारत में जो है, जो फूड टेस्ट लैब है उसकी कमी है। फूड टेस्ट लैब जो होते हैं, मतलब भोजन जो फूड बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए जो लैब है उनकी कमी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड टेस्ट लैब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ढंग से नहीं हो पाता। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं ज्यादा है कहीं कम है, जहां जरूरत है वहां है ही नहीं, और जहां बहुत कम जरूरत है वहां ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं हुआ है। दूसरा चीज, जो इनसफिशियंट इनसफिशियंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, मतलब जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनकी कमी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्या है, कमी है। ये भी एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब फूड सेफ्टी ऑफिसर होंगे ही नहीं तो जांच किस तरीके से करेंगे आप, और जब जांच ही नहीं होगी तो फिर ऐसे ही मामले सामने आएंगे भविष्य में। ठीक है, तीसरा चीज, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी की कमी नजर आ रही है, पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता कहने का मतलब है कि कोई भी खराब मटेरियल, कोई भी थोड़ी बहुत अगर उसमें दिक्कत है, उसमें कोई कंटामिनेंट पाया गया, तो पैसा देकर लोग अपने फूड प्रोडक्ट को क्या करवा लेते हैं, पास करवा लेते हैं। अपने फूड प्रोडक्ट को क्या करवा लिया जाता है, पैसा देकर पास करवाते हैं। तो उसी को हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी का लेवल भारत में वैसे भी आपको पता है कितना है। ट्रांसपेरेंसी का लेवल जो है भारत में वैसे भी बहुत नीचे है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और इन सारी समस्याओं से आने वाले भविष्य में भारत को क्या खतरे हो सकते हैं। एक तो आपको समझिएगा, तकरीबन भारत का जो मसालों का जो व्यापार है, या जो इस तरीके का व्यापार है, वो तकरीबन भारत की पूरी दुनिया में 700 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है, 700 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, और अगर इस तरीके से जगह जगह से हर देश भारत के मसालों को रिजेक्ट करते रहे, तो भारत का जो मसाला व्यापार है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और भारत का जो अपना कॉन्फिडेंस है मसाले व्यापार के संबंध में वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, और व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होगा भारत को। ठीक है, दूसरा चीज, अगर ये समस्याएं पैदा हो रही हैं तो इनसे दूर करने के लिए हमको जितनी भी समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा, और उनका निवारण करना पड़ेगा। अदरवाइज आने वाले भविष्य में भारत का जो मसाला व्यापार है वो खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, और जितनी भी कंपनियां इस तरीके से लापरवाही कर रही हैं और फूड प्रोडक्ट को ग्राहकों को ध्यान में न रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में न रखते हुए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए गलत काम कर रही हैं, उनके ऊपर तुरंत से कार्रवाई करनी चाहिए भारत सरकार को, और फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। ठीक है, ये था आज का फूड से संबंधित आर्टिकल। ठीक है, अब इसमें कुछ एक पूरा डेटा मिला है कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे कि बाबा रामदेव का फूड प्रोडक्ट है जिसमें मिक्स्ड स्पाइसेस एंड सीजनिंग है, कोरिएंडर है, नटमेग है, क्यूमिन है, जिंजर है, फेनेल है। इनको किसकी वजह से कर दिया गया,
सिर्फ और सिर्फ सॉल्मोनेला। ये एक पैथोजन है, रोगजनक सूक्ष्म जीव, जिसके उपलब्ध होने से खाना क्या हो जाता है, खाने खाने में फूड पॉइजनिंग की दिक्कतें आती, पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। ये पाया गया, बहुत ही खतरनाक रोग फैलाता है। इसकी वजह से पूरा जो है इनका प्रोडक्ट क्या कर दिया गया, उसको एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया गया। अब आगे देखिए, ये एमडीएच मसाले का मामला है, मिक्स्ड स्पाइसेस एंड सीजनिंग, मिक्स्ड स्पाइसेस एंड सीजनिंग, कैप्सिकम स्पाइसेस एंड सीजनिंग, ग्राउंड क्रैक्ड विथ सॉल्ट, सब में क्या पाया जा रहा है, सब में पाया जा रहा है साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला हर में डाला जा रहा है। एवरेस्ट एवरेस्ट मसाले में भी वही यूज किया जा रहा है। ठीक है, ब्लैक पेपर काली मिर्च जो है उसमें भी साल्मोनेला पाया जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं का एक ही निदान है, और वह निदान क्या है कि ध्यान पूर्वक जो है इनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनियां कोई भी हो, जो भी कंपनी है वो अपने फायदे के लिए काम करती है। तो जब कंपनी अपने फायदे के लिए काम करती है तो वो कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखती। तो ऐसी कंपनियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई और उनके ऊपर कंट्रोल होना सेंटर का या सरकार का बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे आर्टिकल पर। अब थोड़ा समझते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में। इसके बारे में एक आर्टिकल छपा है द हिंदू में, जिसमें ये बताया गया है क्या यह जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है सही ढंग से डिजाइन हुई है, क्या इसने अपना जो फायदा है या जो भी इससे मिलने वाला फायदा है वो सही ढंग से लोगों के पास पहुंचा है कि नहीं, इस बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि पीएम जन आरोग्य योजना क्या है प्रधानमंत्री। तो दिस स्कीम वाज अर्लियर नोन एज द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसको पहले किसके नाम से जाना जाता था, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से। ठीक है, अब यह कब लॉन्च हुई थी, 23 सितंबर 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया था झारखंड से। पीएम जय हैज बीन रोल्ड आउट फॉर द बॉटम 40% ऑफ द पुअर एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन। मतलब पीएम जय योजना जो है वो हमारे नीचे की जो 40% जनसंख्या है, जो कि गरीब है, जो कि गरीब है और सुभेद्य है, उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए उनको फ्री में जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की एक व्यवस्था की गई थी। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की, उसी से संबंधित है। द हाउस होल्ड इंक्लूडेड आर बेस्ड द डिप्रीविएशन एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। मतलब 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था उसी के आधार पर इनको जो है यहाँ से निकाला गया, इनको सेलेक्ट किया गया और उनके लिए इस स्कीम में इनको जगह दी गई। अब ये जो स्कीम है वो सबज्यूम द एग्जिस्टिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मतलब राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मतलब में ही मिलाई गई है, जो कि 2008 में लॉन्च की गई थी। और इसके बाद क्या हुआ, देयर फोर द कवरेज मेंशन अंडर पीएम जय आल्सो इंक्लूड फैमिलीज दैट वेर कवर्ड इन आरएसबीवाई बट वेर एब्सेंट इन एसईसीसी 2011 डेटाबेस। कहने का मतलब ये है, ये जो आपने देखा ऊपर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें जितने लोग शामिल थे और जिन जो जो 2011 का सेंसस हुआ था ये वाला क्या कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, उसमें अगर वो शामिल नहीं है फिर भी उनको शामिल किया गया, क्योंकि वो 2008 के ऑलरेडी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित थे। तो अलग से उनके लिए कुछ नहीं, वो ऑलरेडी उनको इनको इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, द गवर्नमेंट कंप्लीटली फंड पीएम जय एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि पीएम जय योजना जो है उसको पूरी तरीके से केंद्र सरकार वित्त पोषित है और केंद्र सरकार पूरा पैसा देती है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, यह एक सरकारी योजना है। ठीक है, यह एक सरकारी योजना है, मतलब पूर्णतः सरकारी है। क्या है, पूर्णतः सरकारी है, पूरी तरीके से सरकारी है, परंतु पूर्णतः केंद्रीय वित्त पोषित नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, पूर्णतः केंद्रीय वित्त पोषित नहीं है, पूर्णतः सरकारी तो है लेकिन पूर्णतः केंद्रीय वित्त पोषित नहीं है, क्योंकि आपने देखा है द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में इसका जो पैसा है वो शेयर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए पूर्णतः केंद्रीय वित्त पोषित नहीं है, पूर्णतः सरकारी योजना आप इसको कहें, क्योंकि सरकार ही आपको पैसा दे रही, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार। ठीक है, तो सरकारी योजना तो है और फ्री है, फ्री हेल्थ केयर है। ठीक है, ये पूरा मामला है। ठीक है, आगे समझिएगा इसको, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं समझ लीजिए पीएम जय योजना की।
कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं समझिए। पीएम जय प्रोवाइड कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, हर साल 5 लाख रुपए पर फैमिली ये जो है प्रोवाइड करवाता है फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल इन इंडिया। देखिए ध्यान रखिए, सरकारी अस्पतालों में तो ये है ही, मतलब सरकारी अस्पतालों में यह योजना आपको मिलेगी सरकारी अस्पताल में, लेकिन ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो जो इम्पैनल्ड है, मतलब जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है आयुष्मान भारत के तहत, उन्हीं अस्पतालों में आपको इस कार्ड का जो है फायदा मिल सकता है। ठीक है, कार्ड का फायदा कहाँ मिलेगा? उन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा जहां इनको इम्पैनल्ड किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है, आगे समझिए। ओवर 10.74 करोड़ पुअर एंड वनरेबल एंटाइटल्ड फैमिली, अप्रोक्सीमेटली 550 करोड़ बेनिफिशियरी, मतलब तकरीबन 50 करोड़ लाभार्थी हैं इस पे, आर एलिजिबल फॉर दीज बेनिफिट्स, इन फायदों के लिए वो एलिजिबल है। पीएम जय प्रोवाइड कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, कैशलेस मतलब डिजिटल जो है सर्विस आपको प्रोवाइड करवाती है फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस, मतलब जहां पर आपको सर्विस लेनी है हॉस्पिटल में, वहीं पर आपको फ्री में जो है आपको हेल्थ केयर सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, हेल्थ केयर सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। आगे समझिएगा, पीएम जय विल हेल्प रिड्यूस कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। आपको पता है जब एक बार आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो आपका खर्चा बहुत तेजी से बढ़ता है, इतना ज्यादा तेजी से बढ़ता है कि आप वहां से ठीक होकर निकलेंगे लेकिन आपके घर वाले मरीज हो जाएंगे अलग से, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो इस वजह से सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलवाई है, जिससे तकरीबन एक साल में आपको 5 लाख रुपए तक का तो फायदा मिल सकता है। ठीक है, और ये डिजिटल है, कैश वाला व्यवस्था नहीं है कि आपको पैसा निकाल के बैंक से तब देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट अपने खाते को वहां से कनेक्ट करवाइए और सीधे जो है आपका कैश पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो विच पुशेस 6 करोड़ पीपुल इनटू पॉवर्टी ईच ईयर। सोचिए कि सिर्फ अस्पताल के खर्चे की वजह से हर साल 6 करोड़ लोग गरीब हो जाते हैं। सोचिएगा कि हर साल 6 करोड़ लोग गरीब हो जाते हैं सिर्फ हॉस्पिटल की खर्चे की वजह से। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है। ठीक है, और ऐसे फाइनेंशियल रिस्क को दूर करने के लिए ये जो योजना है उसका जो है स्थापना की है, उसको बनाया गया है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फैमिली साइज, एज और जेंडर, यहाँ पर फैमिली के साइज पर, एज पर और जेंडर पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि इस एज से इसी एज वाले हैं, कोई भी एज हो, कोई एज हो, फैमिली में कितने लोग हों, फैमिली नंबर का कोई लिमिट नहीं है, कोई साइज का मतलब वही फैमिली नंबर का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और कोई जेंडर से भी इसका कोई संबंध नहीं है, पुरुष हो, महिला हो, थर्ड जेंडर हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई हो, सब इसमें शामिल है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या आजमगढ़ जिले के निवासी हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ या उत्तर प्रदेश में ही आपको मदद मिलेगा, आपको पूरे भारत में कहीं भी हेल्प मिल जाएगी, आप चाहे जहां से जाकर इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। इलीगल माइनिंग एट द अरावली रेंज मस्ट स्टॉप, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलीगल माइनिंग जो अरावली रेंज में हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले भविष्य में खतरे की निशानी है। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड इलीगल माइनिंग इन द अरावली रेंज इन राजस्थान मस्ट स्टॉप। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको ये जो इलीगल माइनिंग चल रही है उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, उस समय जस्टिस बी.आर. गवई जो है इस केस को हेड कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल बेंच, और उनके साथ अलग अलग जजेस जैसे ए.एस. ओका हैं, और उन्होंने तुषार मेहता से क्या कहा कि द कोर्ट्स एमिकस क्यूरी, मतलब कोर्ट के एमिकस क्यूरी कौन थे? एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है? क्यूरी एमिकस क्यूरी का मतलब होता है जो कोर्ट का फ्रेंड हो, मतलब वो किसी पक्ष से ना हो। कोर्ट का फ्रेंड मतलब न्यायालय का मित्र, जो किसी तरफ से नहीं हो, वो कोर्ट की सहायता करने के लिए, तो ऐसे एक वो है वकील है डॉक्टर के परमेश्वर, उन्होंने कहा कि ये जो माइनिंग चल रही है कृपया इसको स्टॉप, इसको रोकने का ऑर्डर जारी किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो राजस्थान की सरकार है वो
मतलब आंख के नीचे ऐसा बुरा काम, ऐसा गलत काम कर रही है, और वो 100 मीटर से नीचे के जो माउंटेन्स हैं, 100 मीटर के जो नीचे के माउंटेन है उनको ध्यान ही नहीं दे रहा है, उनको वो माउंटेन मानता ही नहीं है। मतलब जो छोटे छोटे पहाड़ियां हैं 100 मीटर से नीचे की, उनको ध्यान में नहीं दिया जा रहा है, उनकी माइनिंग हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप ये बताइए, क्या 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां होती हैं वो हिल नहीं है, वो पार्ट ऑफ रेंज नहीं है? यही बात हुई, और ये बहुत समस्या वाली बात है। क्लासिफिकेशन वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक। और अरावली जो है एक ऐसा ज्योग्राफिकल फीचर है, इसकी विशेषता क्या है आप देखिएगा। अरावली की ऐसी खतरनाक विशेषता, एक अच्छी विशेषता क्या है कि जो गंगेटिक प्लेन है, इसके बाद ये क्या कहता है, ड्राई विंड्स दैट कम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, मतलब जो सूखी हवाएं, जो ड्राई विंड्स आती हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, उसको रोकने का एक नेचुरल बैरियर है, नेचुरली उनको रोकने का काम करता है अरावली रेंज। ठीक है, और अगर हम धीरे धीरे करके इस अरावली रेंज को छोटा करते या खत्म कर दे, तो हम एरिड और ड्राई क्लाइमेट को क्या कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। उसके बाद उसके इस तरफ का जो एरिया होगा वो सूखाग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, सूखाग्रस्त हो जाएगा। तो इसको नोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृपया करके जो माइनिंग चल रही है उस माइनिंग को आप रोकिए, अदरवाइज इसके बहुत ही खतरनाक क्लाइमेटिक रिजल्ट निकल आएंगे। अब थोड़ा अरावली रेंज के बारे में समझिएगा। अरावली रेंज बोल रहा है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। अरावली रेंज क्या होता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन में गिना जाता है। और यह तकरीबन 670 किलोमीटर रेंज इसकी चौड़ाई है, मतलब कहाँ से कहाँ तक गया, इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में फैला हुआ है, जो कि शुरू कहाँ से होता है, फ्रॉम नियर दिल्ली, ठीक है, पासिंग थ्रू सदर्न हरियाणा एंड राजस्थान एंड एंडिंग गुजरात, मतलब दिल्ली से लगभग शुरू होता है और गुजरात में जाकर इसका समापन है। और जो इसका सबसे हाईएस्ट शिखर है उसको हम गुरु शिखर बोलते हैं, वो 1722 मीटर जो है ऊंचाई है इसकी, 5650 फीट। और गुरु इज अ पीक ऑफ द अरबुदा माउंटेन्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, रिवर क्या है, द मेजर रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी फ्लो फ्रॉम अरावली, जैसे कि बनास है, ठीक है, बनास है, और सहीबी रिवर जो है ये यहाँ से निकलती हैं। और ट्रिब्यूट, और ये किन की ट्रिब्यूटरी है, मतलब किन की सहायक नदियां हैं, यमुना की नदी है सहायक, और एज वेल एज लूनी रिवर विच फ्लोज इनटू द राम रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ के रण में जो फ्लो करती है। ठीक है, अब इसका बना कैसे था, फॉर्मेशन क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ अरावली वैली ऑर्गेनिक, सॉरी ओरोजेनिक बेल्ट, ठीक है, विच इज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। और ये कैसे बना, कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट का जो कोलिजन हुआ, मतलब आपस में टकराई, किस 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 समय में, प्रोटेरोजोइक एरा में, प्रोटेरोजोइक एरा में जो टेक्टोनिक प्लेट है वो आपस में जब कोलाइड हुआ, उनका कोलिजन हुआ, तब जाके इनका निर्माण हुआ। इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन शील्ड दैट वाज फॉर्म फ्रॉम द सीरीज ऑफ क्रेटोनिक कोलिजन्स। ठीक है, पुराने समय में अरावली जो है बहुत ऊंचा था, मतलब अरावली की जो ऊंचाई थी वो पुराने समय में बहुत ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है छोटा होता चला गया, ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाई मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये छोटा हो गया। द रेंज इज रिच इन मिनरल रिसोर्स, मतलब इस रेंज में जो मिनरल रिसोर्स है, मतलब कॉपर हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, मार्बल हुआ, यहाँ बहुत पाए जाते हैं। और ये दो भागों में डिवाइड है, द सांभर सिरोही रेंज जो टालर है, मतलब ऊंचा है, इंक्लूडिंग गुरु शिखर, एंड द सांभर खेत्री रेंज जो कि सांभर सिरोही रेंज के मुकाबले छोटा है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 रिज दैट आर डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये आपका अरावली रेंज के बारे में जानकारी हो गई। चलिए अब आगे समझते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, ए फोल्ड माउंटेन इज अ टाइप ऑफ माउंटेन दैट फॉर्म्स व्हेन रॉक लेयर्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्सेज। मतलब देखिए, इधर देखिए, इसको समझने के लिए मान लीजिए कॉन्टिनेंटल एक ये पार्ट है, एक दूसरा है। ठीक है, तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो जो भारी प्लेट है, जैसे मान लीजिएगा जो भारी प्लेट है वो नीचे की तरफ दब जाएगी, और जो हल्की प्लेट है, हल्की प्लेट क्या होती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। इसी से जैसे मान लीजिए एक प्लेट है भारी और एक हल्की प्लेट, तो हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ गई और भारी प्लेट नीचे की तरफ गिर गई, तो यही जो माउंटेन बना उसको हम क्या बोल दिए, फोल्डेड माउंटेन। जैसे हिमालय का आप एग्जांपल ले सकते हैं,
क्या ले सकते हैं, फोल्डेड माउंटेन ऐसे ही तो बनता है। आपने यहाँ देखा लिथोस्फीयर नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराया और ये माउंटेन रेंज का निर्माण हो गया, ठीक है। ये पूरा मामला है आपका, ठीक है। अब समझिएगा, रिमूविंग एक्सोटिक प्लांट विल इंश्योर फूड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। मतलब एक्सोटिक प्लांट अगर ये कहाँ की कहानी है, द रिमूविंग एक्सोटिक प्लांट फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज विल हेल्प इंश्योर फॉर वाइल्ड एलिफेंट एट चिन्ना कनाल इन मुन्नार, ठीक है। चिन्ना कनाल इडुक्की जो है वहां से अगर एक्सोटिक प्लांट को हटा दिया जाए तो जो वहाँ की एलिफेंट्स हैं उनको भोजन में मदद मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा एक्सोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं। एक्सोटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो जहां पर हैं, जैसे इस जंगल में है तो यहाँ के नहीं है ये, मतलब ये यहाँ के इंडेमिक नहीं है, इंडेमिक स्पीसीज नहीं है यहाँ के मूलतः रहने वाले नहीं है, बाहर से आए हैं। तो जो बाहर के आए हुए प्लांट किसी निश्चित एरिया में किसी जंगल वगैरह में है तो उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट, ठीक है। मतलब वहां के वो मूल निवासी नहीं है। तो ऐसे प्लांट जो बाहर से हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट, ठीक है। ये आपका पूरा मामला हो गया, ठीक है। Exotic plant are those that are not native to the area in which they are growing. Some common exotic plants that are grown in gardens include bromeliads, orchids, cacti, and succulents. ठीक है, these plants often require special care as they may not be accustomed to the local climate. मतलब अब जब बाहर से आएंगे तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से तो वो रहेंगे नहीं, तो उनके लिए उनको अगर रखना है आपको तो उनकी जो है आप स्पेशल केयर करिए, तभी आप उनको रख पाएंगे, ठीक है। आगे समझिएगा, एक मामला है नंदुरबार एक जिला है, नंदुरबार जो है वो कहाँ का जिला है, महाराष्ट्र का एक जिला है, ठीक है। तो वहाँ की एक कैंडिडेट है, आदिवासी कैंडिडेट वहां से खड़ी हो रही है नेशनल पीपुल्स पार्टी की, शायद या सॉरी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से खड़ी हो रही है। ये कैंडिडेट हैं आदिवासी। तो इनका कहना है कि वैसे भी हमारे वोट का जो है कोई मैटर होता नहीं है, वैल्यू ऑफ आवर वोट इज जीरो, तो वी नाइदर मैटर नॉर एग्जिस्ट। तो हम लोग ना तो पार्टियों के लिए मैटर करते हैं ना ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इन्होंने स्वयं ही क्या किया, स्वयं ही कैंडिडेट के रूप में लड़ाई करने का निश्चय किया, स्वयं ही ये इलेक्शन में उतर आए, ठीक है, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये चूंकि एक आदिवासी समुदाय से जो है रिलेट करती हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा समझेंगे महाराष्ट्र के कुछ जो है ट्राइब्स के बारे में समझ लेंगे। महाराष्ट्र की ट्राइब्स कौन सी हैं? द पीपल इन महाराष्ट्रियन आर एथनिकली हेट्रोजेनस। द वेस्टर्न घाट एंड द सतपुरा रेंज आर होम टू, वहाँ की भिल जनजाति है, वर्ली जनजाति है, गोंड है, कोरकू है, गोवरी है, एंड न्यूमरस मोर ट्राइबल पीपल दैट आर फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन द नोटिफिकेशन इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर ट्राइब्स इन महाराष्ट्र। वहाँ के जो सबसे महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं वो हैं भिल, गुंडूमालिया, कटकरी और कोली, ओरांव और वर्ली। ये सारी जो आदिवासी जनजातियां हैं ये सब कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र, ये देख लीजिए इनका थोड़ा सा पहनावा क्या है। अब एक छोटा सा मामला है, डीयू में जो है विकसित भारत रन जो है ये भारत सरकार जो है करवाने जा रही है, कब, 8 मई को, ठीक है। भारत सरकार 8 मई को करवाने जा रही है। तो दो लोग हैं, तो कुछ लोग एक्साइटेड हैं, कुछ लोग क्या है एक्साइटेड हैं, और कुछ लोग जो है खफा हैं। खफा क्यों है, क्योंकि जो लोग खफा हैं वो बोल रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार जो पार्टी है, अगर चुनाव होने वाला है तो जो सरकार है वो अपना फायदा नहीं कर सकती, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं, क्योंकि डी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है एक प्रकार से वो साधन है प्रचार करने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या हो गया, एक प्रकार से साधन हो गया प्रचार करने का। अब ये जो विकसित भारत रन कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा का ही पार्ट है, विकसित भारत @247, ठीक है। और ये कब के लिए लक्ष्य किया गया, 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये मामला है पूरा। तो वहां के एकेडमिक्स कुछ एकेडमिशियन बोल रहे हैं ये एक प्रकार से गलत है, ठीक है। गलत इसलिए है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है और उसी में सरकार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूज करके अपना प्रचार कर रही है, ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। ये जो इलेक्शन है या डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ मामला जा रहा है, तो इसको जो है रोका जाए ऐसा बोला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे, ठीक है, ये पूरा मामला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का
जुड़ने के लिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है? और इसको ध्यान से देखें क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और बहुत समय पहले से जागना पड़ता है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते रहिए, अच्छे रहिए, सतर्क रहिए, क्लाइमेटिक चेंज पर अपना फोकस बनाए रखिए क्योंकि आने वाले वर्षों में बहुत खतरनाक बदलाव आने वाले हैं। तो कृपया करके ध्यान दें और पानी बर्बाद ना करें। आपसे निवेदन है, पानी बर्बाद ना करें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।